कामिनी। पल्लवी कामिनी की लाश के पास बैठकर रोने लगी। अनुष्का और नितिन की आंखों से भी आंसू बह रहे थे और उनसे कुछ ही दूरी वही लालटेन वाली औरत खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। कामिनी की मौत से पल्लवी की बुद्धि मानो भ्रष्ट हो गई थी और उसके दिल से यही आवाज आ रही थी, इस मनहूस लड़की की वजह से ही मेरी बेटी की जान गई है। मैं अब इसको खुद अपने हाथों से खत्म करूंगी। उन लोगों ने कामिनी के शरीर को मोहनपुरी ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया और फिर वहीं पर अपनी पुश्तैनी हवेली में रहने लगे। अभी कुछ ही दिन गुजरने के बाद पल्लवी ने फिर से अपने काम को अंजाम देने के बारे में सोचा। उस रात पल्लवी ने बड़ी बेसब्री के साथ आधी रात होने का इंतजार किया और करीब 10 बजे वो दबे पांव अनुष्का के कमरे में गई। अनुष्का और नितिन दोनों ही बेखबर सो रहे थे। उसने पिंकी को पालने से उठाया और फिर हवेली से निकल गई। अपनी गोद में पिंकी को लिए हुए वो जंगल के बीचों बीच बने एक तालाब पर आ चुकी थी। मेरी बेटी को खाने वाली डायन, भाड़ में जा। ये कहकर उसने पिंकी को छपाक से तालाब में फेंक दिया। उसके बाद जैसे ही पीछे मुड़ी तो उसको जमीन पर वही लालटेन रखा हुआ नजर आया। उसके चेहरे के भाव बदल गए। तभी उसको पानी की आवाज सुनाई दी और उसने पीछे पलटकर देखा। तालाब के अंदर से 2 हाथ ऊपर निकल कर आ रहे थे, जिनके अंदर सही सलामत पिंकी पड़ी मुस्कुरा रही थी। फिर तेजी से पानी के अंदर से वही औरत अपनी गोद में पिंकी लिए हुए बाहर निकल आई। वो पल्लवी के ठीक सामने थी। उस औरत के कपड़ों से पानी टपक रहा था। जोखिनी। ये नाम सुनकर पल्लवी के डर का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो वहां से भागना चाहती थी, लेकिन जोखिनी ने उसके बाल पकड़ लिए। उसने एक ही झटके में पल्लवी की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी और इसी पल अनुष्का और नितिन भी वहां आ पहुंचे। यह देखकर उन दोनों का दिल दहल उठा था कि पल्लवी की मौत हो गई थी और उसकी बच्ची घूंघट वाली एक अनजान औरत की गोद में थी। तुम जो भी हो, मुझ पर रहम करो। तुमने जैसे मेरी प्यारी सासू माँ को मार दिया, मेरी बेटी को मत मारना। मेरी बच्ची मुझे दे दो, मेरी बच्ची मुझे वापस कर दो। ये कहते हुए अनुष्का हाथों को फैलाए जमीन पर घुटने टेक आंसू बहाने लगी। मैं तुम्हारी बच्ची को मारने नहीं, बचाने आई हूँ, और पहले भी बचाया था इसकी बुआ से, जो इसको खत्म करना चाहती थी। यह सुनकर अनुष्का और नितिन को सब कुछ समझ में आ गया। उसने आगे बढ़कर अनुष्का को उसकी बच्ची सौंप दी। अनुष्का ने खुशी के आंसू बहाते हुए पिंकी को चूमा और खुद से चिपटा लिया। पुराने समय में अश्वत्थामा ने उत्तरा की कोख पर हमला किया था, जिससे क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने उसको श्राप दिया था। उसके बाद उत्तरा ने मुझे यानी जोखिनी को जन्म दिया और मेरा काम माओ की कोख और उनके नवजात बच्चों की रक्षा करना था। इस तरह जब भी किसी माँ की कोख या उसके नवजात बच्चे को कोई अश्वत्थामा की तरह खत्म करने की कोशिश करेगा तो जोखिनी यानी मैं वापस आऊंगी उस बच्चे को बचाने के लिए। यह सुनकर अनुष्का और नितिन उसको हैरानी से घूरते रह गए और जोखिनी धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। दोनों ने अपनी बच्ची को खूब प्यार किया और सामने रखे हुए उस लालटेन को देखने लगे। जब मैं प्लेटफॉर्म की बेंच पर झपकी ले रहा था, उस दिन भी स्टेशन पर कोई पैसेंजर नहीं था। पार्किंग भी खाली पड़ी हुई थी। तभी मुझे पायलों की छन छन सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, एक लाल साड़ी पहनी खूबसूरत औरत घूंघट ओढ़े प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रही थी। उसका सिर्फ नाक के नीचे का चेहरा दिखाई पड़ रहा था। उसकी नाक तीखी थी और रंग गोरा था। वो प्लेटफॉर्म के कोने पर आकर खड़ी हो गई। मैं पीछे से उसे निहार रहा था। तभी दूसरे ट्रेन की हॉर्न की आवाज सुनाई देने लगी। वो औरत ट्रेन की तरफ देख रही थी। ट्रेन पास आई और प्लेटफॉर्म के पास आते ही उसने प्लेटफॉर्म से ट्रैक पर छलांग लगाई और वो चलते ट्रेन के नीचे कुचल गई। ये देख मेरी चीख निकल गई। वो एक मालगाड़ी थी, इसलिए वो स्टेशन पर रुके बगैर वहां से तेजी से चली गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं प्लेटफॉर्म के कोने पर गया। ट्रैक पर उस औरत की कटी लाश पड़ी हुई थी। उसके कटे हुए शरीर के टुकड़े जैसे हाथ और पांव तड़प रहे थे। वो देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं सुरेश की तरफ भागते हुए चला गया। सुरेश जल्दी चल,
एक औरत ट्रैक के नीचे कूद गई। वो ट्रैक पर मरी पड़ी है। क्या? औरत ने ट्रैक के नीचे छलांग लगाई? हाँ, लेकिन कब? अभी अभी वो ट्रेन के नीचे कूद गई। क्या बात कर रहा है? अभी कौन सी ट्रेन गुजरी है यहाँ से? क्या? ये क्या बोल रहे हो? अभी अभी एक मालगाड़ी यहाँ से गुजरी। क्या तुमने उसे देखा नहीं? क्या बात कर रहे हो? आज कोई भी मालगाड़ी यहाँ से गुजरने वाली नहीं थी। ये सुन मेरे होश ही उड़ गए। तो फिर मैंने जो देखा वो क्या था? मैं मन ही मन बोला, क्या फिर से मुझे वहम तो नहीं हुआ? मैंने अपने आप से पूछा और फिर भागते हुए ट्रैक के पास पहुंचा। लेकिन इस बार भी मुझे ट्रैक पर कोई लाश दिखाई नहीं पड़ी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं सोचने लगा कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा। लेकिन फिर मेरे मन में एक बात आई, कहीं स्टेशन भूतिया तो नहीं? और फिर मेरे दिमाग में कुछ बातें आने लगी। मैं सुरेश की तरफ गया। सुरेश, सच बताओ, कहीं ये स्टेशन भूतिया तो नहीं? ये क्या बोल रहे हो? तुम सिर्फ इतना बताओ कि कहीं यहाँ कोई औरत ट्रेन के नीचे कूदकर मर तो नहीं गई थी ना? मैंने कहा। यह सुनकर सुरेश की आंखें बड़ी हो गई। नहीं नहीं, नहीं तो। वो झिझकते हुए बोला। इसका मतलब वो मुझसे कुछ तो छुपा रहा था। लेकिन मैं जानना चाहता था कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, क्योंकि मैं पागल तो नहीं था, ना मुझे कुछ वहम हो रहे थे। इसका मतलब ये था कि मेरे साथ जो कुछ घटनाएं घट रही थी वो भूतिया ही थी। तभी मुझे पायलों की छन छन सुनाई दी। मैंने आवाज की तरफ देखा तो मैंने देखा कि दूर अंधेरे से वही लाल साड़ी वाली औरत हमारे पास चलते हुए आ रही थी। सुरेश, क्या वो तुम्हें औरत दिख रही है? मैंने सुरेश से पूछा और उसकी तरफ देखा तो सुरेश के पसीने छूट चुके थे। वो आंखें फाड़कर उस औरत को देख रहा था। नहीं नहीं तो, वहाँ कुछ भी तो नहीं है। लेकिन मैं जानता था कि सुरेश झूठ बोल रहा है। उसे वो औरत दिखाई दे रही थी और शायद वो उसे जानता भी था, लेकिन मुझसे वो बात छुपा रहा था। लेकिन क्यों? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो औरत हमसे कुछ ही दूरी पर थी। तभी उसने अपना पल्लू उठाया और उसका चेहरा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस औरत के नाक के ऊपर का पूरा चेहरा और सर कुचला हुआ था। उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसका दिमाग और बाल सब एक दूसरे में उलझे हुए थे। मैं जोर से चीखा और स्टेशन के बाहर दौड़ा। मैं तब पार्किंग में था जब मैंने दूर से एक बाइक पार्किंग में आती देखी। मैं उस बाइक के सामने जाकर खड़ा हो गया। बाइक पर एक आदमी और उसके पीछे एक औरत बैठी थी। और जब मैंने उस औरत को देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह वही लाल साड़ी वाली पल्लू ओढ़े हुए औरत थी। लेकिन तुम तो अभी मर गई थी ना? मैं डरते हुए बोलने लगा। क्या बात कर रहे हो आप? वो पीछे बैठी औरत बोली, ए, चुप कर, पराये मर्द से बात करती है तू? उसके सामने बैठा आदमी उस पे चिल्लाया। उसका चिल्लाना सुनकर वो औरत भी गुस्सा हो गई। ये आदमी तो मुझे चैन से न जीने दे रहा है न मरने दे रहा है। वो गुस्से में बोली और बाइक से उतर गई और बैग लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ चली गई। उस आदमी ने उसे रोकने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं रुकी। यह देख वो गुस्सा हो गया और वो आदमी उसे गालियां देते हुए वहीं बाइक पार्क कर उसके पीछे गुस्से में भागा। मैं देखना चाहता था कि आखिर ये क्या हो रहा है। कुछ देर पहले वो तो औरत मेरे आंखों के सामने मर गई और फिर उसका भूत भी मुझे दिखा था, लेकिन अब वो जिंदा इंसान की तरह कैसे हो गई? इसलिए मैं भी प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। वो दोनों प्लेटफॉर्म के कोने पर खड़े थे। तभी दूसरी ट्रेन की हॉर्न की आवाज आई। वो आदमी काफी डर गया था और उस औरत के सामने हाथ जोड़ रहा था। तभी उसने उस आदमी को रेलवे ट्रैक पर धकेला और चलती ट्रेन ने उसे कुचल दिया। ये देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो मालगाड़ी उस आदमी को कुचल रही थी। तभी उस औरत ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। तभी एक हवा का झोंका आया और उसका पल्लू उसके सर से उड़ गया और फिर मुझे दिखाई दिया उसका कुचला हुआ आधा चेहरा और सर। इसका मतलब वो सच में भूत, प्रेत या फिर आत्मा थी। तभी मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म की बाईं तरफ से वो गला कटा हुआ छोटा बच्चा मेरी तरफ चलते हुए आ रहा था। दूसरी ओर से वो बूढ़ा सरकटा आदमी मेरी तरफ रोते हुए आ रहा था। तभी मालगाड़ी की सभी बोगियां वहां से चली गई और ट्रैक से उस औरत का बूढ़ा पति भी खड़ा हो गया और प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया। वो सभी मरे हुए लोग मेरी तरफ बढ़ रहे थे। तभी मुझे सुरेश की याद आई।
सुरेश! मैं चीखा और टिकट काउंटर पर चला गया तो मैंने विंडो से देखा कि पूरे कमरे की दीवार पर खून की छींटें उड़ी हुई थी। मैंने कुर्सी देखी तो कुर्सी पर सुरेश की सरकटी लाश पड़ी थी। इसका मतलब उस आत्मा ने उसे भी मार डाला था। शायद तभी जब मैं रेलवे स्टेशन से पार्किंग की तरफ भागा था वो लोग मेरी तरफ बढ़ रहे थे, इसीलिए मैं रेलवे स्टेशन से भागा और रास्ते से भागने लगा। तभी मुझे टांगे की आवाज़ आने लगी। मैंने पीछे देखा तो एक सफ़ेद घोड़े वाला टांगा मेरी तरफ ही आ रहा था। मैंने टांगे को रोकने के लिए हाथ किया और जब वो टांगा मेरे पास आया मुझे दिखाई दिया कि उसमें एक आदमी बैठा था जिसके धड़ पर केवल खोपड़ी थी, बिना चमड़ी वाली खोपड़ी। उसके हाथ में एक मैशेटी था। वह देख मेरी सांसें तेज हो गई। वो टांगे वाला भी एक भूत था। वो मैशेटी लेकर मेरे ऊपर झपटा, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे धक्का मारकर मैंने उसके हाथ से मैशेटी छीन लिया और फिर मैंने उसकी खोपड़ी उसके धड़ से काट दिया। मैं गुस्सा हो गया था। जब उसने हलचल बंद की तब मैं शांत हो गया। तभी मेरी नज़र टांगे में रखी एक बैग पर गई। मैंने उस बैग को उठाया और उसमें उस टांगे वाले की खोपड़ी और मैशेटी डाला, क्योंकि मैं सब लोगों को दिखाना चाहता था कि सच में मैंने भूत देखे थे। क्योंकि मुझे पता था कि बिना सबूत के सभी लोग मुझे पागल कहेंगे, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। मैं अपनी जान बचाते हुए वो बैग लेकर रास्ते में भाग रहा था कि तभी मैंने पीछे से बस आती देखी और फिर आप लोगों ने मुझे बचा लिया, वरना वो लाल साड़ी वाली औरत मेरी जान ले लेती। सत्या ने अपनी आप बीती बताई थी। उसकी आप बीती सुनकर ड्राइवर, कंडक्टर और आसपास बैठे 4-5 पैसेंजर डर के मारे सुन्न पड़ गए थे। तभी कंडक्टर की नजर सत्या के पैर के नीचे रखी बैग पर पड़ी। क्या इसी बैग में उस टांगे वाले की भूत की खोपड़ी है? हाँ, क्या आप लोग देखना चाहोगे? वह बैग अब खून से भीग चुकी थी। नहीं, मैं नहीं देख पाऊंगा। बगल वाली सीट पर बैठा बूढ़ा सत्या से बोला। तभी बस के पीछे से एक गाड़ी जोर जोर से हॉर्न मारने लगी। ड्राइवर उस कार से तंग आ गया था। शायद वो कार वाले उस बस को रोकने के लिए कह रहे थे। ड्राइवर ने बस की स्पीड धीमी की। तभी वो कार आगे निकल गई और उसने रास्ता रोक लिया। ड्राइवर ने बस रोक दी